हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल श्याम्स क्लासेस विद श्याम सर। सो आज स्टूडेंट आपके लिए लेकर आए 12th क्लास का पोल साइंस का जो हमने पार्ट 1 और 2 किया था उसका आज पार्ट 3 है। हाँ जी, पार्ट 2 1 और 2 नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं श्याम्स क्लासेस पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे पार्ट आपको मिल जाएं। पार्ट 3 में आज हम बात करने जा रहे हैं शीत युद्ध के दायरे। हमने दो टॉप जो हमने पार्ट किए हैं उसमें एक में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा है, दूसरे में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से गुट सैनिक गुट बनाए थे। अब बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शीत युद्ध के दायरे है क्या। भैया 40 साल से भी ज्यादा चलने वाला जो शीत युद्ध था उनके बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब दोनों महाशक्ति शस्त्र लेकर मतलब युद्ध आरंभ होने की स्थिति में पहुंच गया। मतलब यह है कि 40 साल तक जो ये शीत युद्ध चला था ना, जबकि युद्ध नहीं हुआ लेकिन ऐसे कुछ घटनाएं घटी थी जो जिसकी वजह से दोनों के बीच तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना बन गई थी। बिल्कुल सच है, पूरा विश्व हिल गया था इन दो लोगों की वजह से, अमेरिका और सोवियत संघ की वजह से। और वही शीत युद्ध के दायरे थे, यानी कि युद्ध होते होते रुक गया। पूरे विश्व ने जब सब जोर दिया कि रहने दो नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, तब जाकर देखा कि हाँ भाई बहुत नुकसान हो जाएगा, तब दोनों पीछे हटे हैं। तो वही घटनाएं शीत युद्ध के दायरे के नाम से जानी जाती है। अब आगे चलते कौन कौन से दायरे थे। तो पहला दायरे की बात कर लेते हैं हम 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। तो बर्लिन क्या है, जर्मनी की एक राजधानी थी बर्लिन। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो जर्मनी को दो भागों में बांट दिया, एक था पूर्वी जर्मनी, एक था पश्चिमी जर्मनी। भाई पूर्वी जर्मनी जो था वो सोवियत संघ ने छीन लिया था, पश्चिमी जर्मनी को अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने कब्जे में कर लिया था। सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, यानी कि बर्लिन को दो भागों में बांट दिया। एक को ले लिया अमेरिका ने और दूसरा ले लिया सोवियत संघ ने। पूर्वी जर्मनी जो था वो सोवियत संघ के पास था और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास। आगे चलते हैं। सोवियत संघ ने पश्चिमी जर्मनी से आने वाले जितना भी यातायात संचार सुविधाएं थी वो बंद कर दी। बिल्कुल, कोई इधर का व्यक्ति उधर नहीं जाएगा, ना उधर की सुविधाएं इधर आएंगी। अब अमेरिका ने क्या किया और ब्रिटेन ने बर्लिन को हवाई मार्ग से भोजन, अनाज, दवाइयां दी। भोजन, अनाज, दवाइयां ये सब भेजना शुरू कर दिया। यानी कि अमेरिका तो उनके लिए एक माई बाप हो गया, मतलब बहुत उनके लिए तो काफी भगवान की तरह हो गया ना, उनकी मदद कर रहा है। 1949 में सोवियत संघ को यह नाकाबंदी बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ पर अमेरिका के हवाई हमले हो रहे थे, तो सोवियत संघ के बस की नहीं था, उस समय कमजोर था हवाई हमले में, इसलिए नाकाबंदी बंद कर दी। लेकिन चिढ़ तो गया था, तो 1961 में इस बंदे ने वहां पे दीवार ही खड़ी कर दी जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना गया। बस इस घटना ने दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी, यानी कि युद्ध होते होते रुक गया। नेक्स्ट दायरा आता है कोरिया संकट 1950 में। कोरिया जो थी वो जापान द्वारा जीता हुआ देश था। जैसे जर्मनी के दो हिस्से किए थे वैसे इन्होंने कोरिया के भी कर दिए। एक उत्तरी कोरिया था जो साम्यवादी के हाथ में था, एक दक्षिणी कोरिया था जो पूंजीवादी के हाथ में था। यानी कि पूंजीवादी अमेरिका, अमेरिका के हाथ में दक्षिणी कोरिया आ गया, साम्यवादी के हाथ में उत्तरी कोरिया आ गया। जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पे आक्रमण कर दिया। जैसे बर्लिन की दीवार में इनका युद्ध हुआ था ना, इन्होंने सीधा सीधा नहीं भिड़े इस बार। इन्होंने क्या किया, एक मतलब साम्यवादी ने उत्तरी कोरिया को भड़का दिया और अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया को, और दोनों को भिड़ा दिया विचारों को। एक ही देश कोरिया और दोनों आपस में भिड़ गए। यूएनओ ने इसे जुलाई 1953 में हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवाया। अगर युद्ध नहीं बंद करवाते तो ये महाशक्ति के बीच युद्ध हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, यूएनओ ने सही समय पर इनके युद्ध को रुकवाया क्योंकि पूरा विश्व घबरा चुका था। अगला संकट पढ़ते हैं 1960 में दशक में कांगो संकट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से करना। और ये बहुत बुक में भी इसको फुल डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप इसमें से अच्छे पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो कांगो जो था वो अफ्रीका महाद्वीप का एक केंद्रीय देश है जो बेल्जियम का गुलाम था। यानी कि बेल्जियम ने इस पे अपनी मतलब साम्राज्य फैला रखा था कांगो पे। बिल्कुल, 30 जून 1960 को बेल्जियम से आजाद हुआ। डेट पूछ सकता है कि कांगो कब आजाद हुआ था। 30 जून 1960 में बेल्जियम से आजाद हुआ।
आज से कांगो मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, यानी कि अब ये लोकतांत्रिक गणराज्य था। 5 जुलाई 1960 से लेकर 25 नवंबर 1965 तक यहाँ की राजनीतिक उथल-पुथल हो गई, युद्ध संकट उत्पन्न हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेन गेम थी यहाँ पे नागरिक एक श्वेत और काले के बीच हुआ यहाँ पर, यानी कि गोरे और काले को संघर्ष शुरू से करा दिया। जब से बेल्जियम था ना यहाँ पर, बेल्जियम ने गोरे और काले के बीच में शुरू से कलेश करवा दिया, और बेल्जियम के साथ था अमेरिका। बस इन्होंने गोरे काले रंग भेद की नीति वहां पे फैला दी, और बेल्जियम जो था वो तो गोरे लोगों का समर्थन दे रहा था, और ये रंग भेदभाव हो गया भाई। तो बेल्जियम बेल्जियम ओ सॉरी कांगो के अंदर ही युद्ध चल रहा था। यूएनओ ने शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भाई अमेरिका ही जब फेवर में था, बेल्जियम के साथ था। भाई 1 लाख लोग मारे गए थे बेल्जियम वहां पे कांगो के। सोवियत संघ ने कांगो को सैनिक सहायता प्रदान करी, यानी कि ब्लैक जो लोग थे, ले भाई हमारे सैनिक लो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। देखो गोरे और कालों के बीच में, दो समुदायों के बीच में लड़ाई हो रही है, सोवियत संघ भी कम नहीं, सैनिक सहायता प्रदान करने लग गया। क्योंकि कांगो में गेम क्या थी, यहाँ पे ना प्राकृतिक संपदा में सबसे ज्यादा यूरेनियम था, और यूरेनियम परमाणु बम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अमेरिका भी चाह रहा था कि मैं ले लूं, सोवियत संघ चाह रहा था मैं ले लूं। देखो आपस में कैसे लूट रहे थे कांगो को। और 1964 में अमेरिका और बेल्जियम ने कांगो के उग्रवादी लोगों पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। बस वहां पे कांगो में कब्जा कर लिया, और यूरेनियम का उपयोग अमेरिका ने परमाणु बम बनाने के लिए कर लिया, और आखिर में अमेरिका ने कर ही लिया ना, कर लिया। और इस तरीके से सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही कांगो को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, जिसकी वजह से शीत युद्ध का दायरा बढ़ गया। अब आगे चलते हैं 1956 से 1975 तक वियतनाम संकट। ये युद्ध 1956 से लेकर 75 तक चला। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर 20 साल लड़ी गई बड़ी भीषण जंग थी। वियतनाम बहुत भयंकर तरीके से लड़ा है, और इतना छोटा सा देश इतने बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ाई करी है। ये जंग थी किसके बीच में? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। उत्तरी वियतनाम को तो कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन दे रहे थे, बिल्कुल सोवियत संघ और उसके सहयोगी साम्यवादी देश थे जो उत्तरी वियतनाम के फेवर में थे, और जो दक्षिणी वियतनाम थे वो पूंजीवादी देश उसको फेवर दे रहे थे, यानी कि अमेरिका और उसके साथी। वियतनाम पर पहले फ्रांस ने कब्जा कर रखा था बहुत बुरी तरीके से। जैसे भारत को लूटा था ब्रिटेन ने, वैसे ही वियतनाम को भी लूट रहे थे फ्रांस, जिसे वियतनाम ने बुरी तरीके से हरा दिया। आखिर में वियतनाम ने फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस की हार हुई तो एक पूंजीवादी देश की हार मानी गई। अखबारों में छाप दिया कि पूंजीवादी देश, यानी कि उंगली उठ रही थी अमेरिका की तरफ, और इसलिए अमेरिका इस बात से वियतनाम पे हस्तक्षेप किया, किलस गया, फिर उसने हस्तक्षेप कर दिया। और जबकि वियतनाम पे साम्यवादी प्रसार हो रहा था, इस बात से भी अमेरिका वो हो गया, क्योंकि अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई नहीं हुआ क्योंकि वहां पे साम्यवादी। अच्छा, अमेरिका ने 9 फरवरी 1965 में अपनी सेना वियतनाम भेज दी, यानी कि करो कब्जा इस पर। और 1969 में युद्ध चरम सीमा पे था। अमेरिका ने 5 लाख सेना युद्ध में झोंक दिया बेमतलब में, कुछ नहीं मिलना वियतनाम से, सारा उजड़ चुका था वियतनाम। लेकिन अमेरिका खूंखार भरा बैठा था, सोवियत संघ से चिढ़ा बैठा था कि साम्यवादी नहीं लाने दूंगा। बस सारी सेना उतार दी, और ये इतनी सेना उतारने से तो भाई अमेरिका के जो लोग थे वो खुद अमेरिका से चिढ़ गए, अमेरिका की सरकार से चिढ़ गए, आलोचना की, बहुत बुराई करी कि बता हमारी सरकार जबरदस्ती एक छोटे से देश को तोड़ने में लगी हुई है, क्यों ऐसा कर रही है। तो भाई अमेरिका की निंदा होने लग गई पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। और इसकी जवाब हमने सोवियत संघ ने भी पूरी तरीके से उत्तरी वियतनाम की मदद कर रहा था। आखिर में 1975 में ये युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि अमेरिका को अब शर्म आ गई। अमेरिका की बेइज्जती चारों तरफ हो रही थी, यानी कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ वियतनाम से, और ऊपर से बेइज्जती और हुई, यानी कि उसके देश में भी और बाहर भी। बस इस तरीके से सोवियत संघ ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हो गया। जैसे कांगो पे अमेरिका ने कर लिया अपना दबदबा, वैसे ही वियतनाम ने साम्यवादी वहां पर लागू कर दी, और इस प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बहुत बड़ी कड़वाहट हो गई। इसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगला 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। भाई हंगरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो धुरी शक्तियों के साथ शामिल था, लेकिन हार गया। अब युद्ध जब समाप्त हो गया तो हंगरी डरा हुआ था। उसने कहा भैया देखो यूएनओ से कि मैं एक लोकतांत्रिक राज्य चाहता हूं भाई, प्लीज
ये प्रस्ताव उन्होंने यूएनओ के सामने रख दिया। तो यूएनओ की तरफ से जो अमेरिका था उसने कहा ठीक है भाई, उसने सबको बोल दिया कि भाई हंगरी अपने तरीके से राष्ट्र को चला सकता है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा? डर था, क्योंकि सोवियत संघ सबसे बड़ा दुश्मन हंगरी के लिए वो बदला लेना चाहता था। और जब वो चाहता था कि हंगरी को मैं छोड़ूंगा नहीं और इस पर मैं अपनी सत्ता यानी कि अपनी विस्तारवादी नीति यानी कि अपनी साम्यवादी नीति लागू करके रहूंगा। वही हुआ, सोवियत संघ ने जबरदस्ती हंगरी पे हस्तक्षेप कर दिया, वहां साम्यवादी नीति थोप दी। बिल्कुल 1956 में हंगरी के लोगों ने इस सरकार का क्रांति करी खिलाफ होके, यानी कि चारों तरफ रोडों में फैल गए ये सारे सोवियत संघ, ओ सॉरी, यानी कि हंगरी के लोग। सोवियत संघ ने क्रांति को कुचलने के लिए 4 नवंबर 1956 में संयुक्त सेना बल भेज दिया, यानी कि अपना सारी सेना भेज दी उसने, जितने भी उसके साथी थे सबकी सेना मिलाकर। और इस बात से अमेरिका बहुत बुरी तरीके से चिढ़ गया। हाँ, क्योंकि यूएनओ के माध्यम से अमेरिका ने मना किया था कि हंगरी पे इंटरफेयर कोई नहीं करेगा, लेकिन क्या उसकी वैल्यू रही? कोई अमल नहीं किया रूस सोवियत संघ ने, और उसने इससे यूएनओ की अवहेलना हो गई। और ये था, इस घटना विकराल रूप लेने वाली थी जो तीसरा विश्व युद्ध को निमंत्रण दे रही थी। अगली घटना, क्यूबा मिसाइल संकट। ये वीडियो फुल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डाल रखी है, जिसको अगर इसके बारे में फुल पढ़ना है तो आप फर्स्ट पार्ट आप दे सकते हैं इसका। तो चलते हैं, क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिका से 140 किलोमीटर दूर है, अमेरिका के नजदीक है मतलब। और यहाँ पे चल रहा था खेल साम्यवादी का। तो चिढ़ेगा कौन? अमेरिका। अमेरिका नाराज हो गया भाई, कह रहा है और क्या, मान जा भाई, ये मेरे बगल में रहता है और साम्य पूंजीवादी अपना, तभी तेरा यहाँ पे ठिकाना होगा, वरना साम्यवादी मैं चलने नहीं दूंगा। और वो नहीं माना, उसने क्यूबा को युद्ध की धमकी दे डाली। फिर क्या था, क्यूबा ने भैया सोवियत संघ से मदद मांग ली और सोवियत संघ ने वहां मिसाइलें तैनात कर दी, सैनिक सहायता भी दे दी। वो तो भरा बैठा था अमेरिका को दिखाने के लिए कि भैया हमारे पास भी है मिसाइल, देखो जरा। और इस बात से अमेरिका सोवियत संघ से बुरी तरीके से चिढ़ गया जब उसे पता लगा, 21 दिन बाद पता लगा उसे कि यार इतना बुरा हाल है, मतलब सोवियत संघ की इतनी हिम्मत हो गई। दोनों में छिटपुट हमले भी हुए, युद्ध भी हुआ, लेकिन यूएनओ और पूरा विश्व इसके लिए बीच में आ गया कि भैया युद्ध नहीं करना। और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की वजह से दोनों पीछे हट गए। लेकिन इस युद्ध ने शीत युद्ध की चिंगारी में घी का काम किया, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट को ही कहते हैं चरम बिंदु। इसी घटना ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बहुत भयंकर कड़वाहट कर दी, जिससे शीत युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब ये इस तरीके से दोनों को लगने लग गया यार, अब इतना युद्ध हो रहा है, यूएनओ भी इन्होंने सोचा कि कोई ना कोई हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे शांति बनी रहे। क्यों, ऐसा क्यों सोचा इन्होंने? यार एक तो ना शीत युद्ध की जगह वजह से महाशक्तियों को सैनिक खर्च बहुत हो रहा था, हाँ सैनिक बढ़ाने का खर्च ज्यादा हो रहा था। ऊपर से एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार बना रहे थे, ये वो भी हथियार बना रहा था सोवियत संघ, अमेरिका भी बना रहा था। तो भैया इस वजह से दोनों महाशक्ति ने तय कर लिया कि आपस में समझौता कर लेते हैं, इन हथियारों के उत्पादन में रोक लगाएंगे, ना तुम बनाओ ना मैं बनाऊं। तब जाके इन्होंने उस समय यानी शीत युद्ध को थोड़ा कम करने के लिए इन्होंने 3 संधियां बनाई। चलिए कौन सी 3 संधियां? पहली संधि है एलटीबीटी। एलटीबीटी जिसकी फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यानी कि ये संधि जो थी अमेरिका सोवियत संघ ब्रिटेन के बीच मॉस्को में हुई थी, अमेरिका सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच, यानी कि मॉस्को में। 3 देशों ने 5 अगस्त 1963 में, डेट याद कर लेना, 1963 को इस पर हस्ताक्षर किए थे और 10 अक्टूबर 1963 से ये लागू हो गई थी। इसका मतलब ये था कि संधि का अनुसार न वायुमंडल में, न बाहरी अंतरिक्ष में, न पानी के अंदर कोई भी परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं करेगा, प्रतिबंध है। ना तो हवा में, ना तो किसी मतलब अंतरिक्ष में, ना समुद्र के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। मतलब 1 जुलाई 1968 को वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को में इस संधि के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, यानी कि वॉशिंगटन में, लंदन, मॉस्को में। 5 मार्च 1970 में संधि लागू हो गई, यानी कि लागू होने की डेट अलग है। इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया है जो 1 जनवरी 1967 से पहले, यानी कि जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का विस्फोट कर चुके हैं,
उन्हें ही केवल परमाणु संपन्न देश माना गया है और बाकी देशों को कहा कोई भी परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकता। कितने चालाक हैं यार। मतलब अपने लिए इन्होंने कहा कि हमने भाई परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, हम लोग जो है संपन्न देश है, परमाणु संपन्न, और हमें छोड़कर कोई और बंदा परीक्षण नहीं कर सकता है। कितनी बेमंची कर रहे हैं ये लोग, मतलब कितने दोगले हो रहे हैं। यानी विश्व के 5 बंदे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, बस यही परमाणु संपन्न देश माने गए हैं। बाकी को बोल दिया भैया कोई भी हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकता है। ये तो गलत था, भारत ने भी इसका विरोध किया था। तीसरी थी सॉल्ट, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। 26 मई 1972 को सोवियत संघ के लियोनिड ब्रिजनेव और अमेरिका के रिचर्ड निक्सन ने संधि पे मास्को में हस्ताक्षर किए। मास्को में ये हर जगह हो रहा है। 3 अक्टूबर 1972 में लागू हो गई, यानी 26 मई को ये हस्ताक्षर हुए और 3 अक्टूबर को लागू हो गई। इन वार्ता के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किया, यानी कि दोनों ने, यानी कि और उत्पादन नहीं होगा। अच्छा, दोनों ने आपस में कुछ विशेष हथियारों को लेकर समझौता भी किया, कुछ खास हथियारों को, यानी कि ये हथियार हमें इससे ज्यादा नहीं बनाने हैं, और फैसला भी किया आगे चलकर इन उत्पादनों को या तो रोका जाए या फिर सीमित किया जाए, यानी कि रोक ही दिया जाए या फिर एक लिमिट बना दी जाए, इससे ज्यादा कोई नहीं बनाएगा। इस तरीके की नीति अपनाई 3, यानी कि ताकि शीत युद्ध कम हो जाए। लेकिन सच बताएं शीत युद्ध फिर भी कम नहीं हुआ। इनके ये दोनों ही नहीं, ना सोवियत संघ मान रहा था, ना अमेरिका मान रहा था, ना चाइना मान रहा था, कोई भी नहीं मान रहा था। और इस तरीके से वीडियो यहीं पे फिनिश होती है आपकी। वीडियो कैसी लगी है लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, और आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।